हेलो एवरीवन, आपका वेलकम करता हूं, जोरदार स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और मैं राघवेंद्र सिंह आज इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं टर्म 2 स्पेशल। जी हां, टर्म 2 का अगर आप सिलेबस उठा के देखें साइंस सब्जेक्ट का, तो आपको चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये मिलेगा, है ना। और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। और इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और वो डेरिवेशन किससे जुड़ा हुआ है? जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को डेरिवेशन नहीं पता रहता है, लेकिन अगर आपने इस सेशन को एंड तक देख लिया तो ये डेरिवेशन आप एग्जाम में कर लोगे और फुल के फुल नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से डेरिवेशन को एंड तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि ये किसका सिंबल है? रजिस्टर का सिंबल है ना। रजिस्टर के रेजिस्टेंस का सिंबल है। लेकिन रजिस्टर दिखने में होता कैसा है? तो असलियत में दिखता ऐसा है ना। और हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसका सिंबल हम देखें तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो दिखता कुछ ऐसा है। अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में इन तीन रजिस्टर्स को ध्यान से देखिए तो क्या आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड नजर आते हैं? जी हाँ, क्योंकि यहां से तीन ब्रांच निकल रही है ना। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ये ब्रांच है। और ये तीनों रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है वो एक ब्रांच से ओरिजिनेट हो रहे हैं और एक ब्रांच पे टर्मिनेट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहा कि ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। जी हाँ, वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। अगर मैं इस पॉइंट ए और बी के बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ दूं तो वो वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताएगा वो रीडिंग ऐसे भी बताएगा, वो रीडिंग यहां भी अगर मैं ऐसे जाऊं तो भी वही रीडिंग मिलेगी, और अगर ए से भी मैं इस रास्ते से जाऊं तो भी वही रीडिंग मिलेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या रहता है? सेम रहता है। और इसी कंसेप्ट का आगे यूज भी पड़ेगा। क्लियर? तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का डायग्राम तो देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो चलिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए कुछ एजम्पशन, कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने 3 रेजिस्टर्स कंसीडर किया जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो वही लिखा है कि लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। और ये तीनों रजिस्टर किस में जुड़े हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। ठीक है, विच आर ज्वाइंड इन पैरेलल विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी एज शोन इन फिगर। तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये किसका सिंबल है? ये तो बैटरी का सिंबल है ना। ये की है। यहां क्या दिख रहा है आपको? एमीटर। एमीटर करंट की रीडिंग बताता है। ठीक है, और इस बैटरी से एक करंट निकल रहा है जिसको हम कहेंगे I। ठीक है, ये जो करंट है वो I है। फिर ये करंट यहां तक पहुंचा। यहां तक पहुंचने के बाद अब आप ये देखो, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3 कनेक्टेड है। और ये किस में कनेक्टेड हैं? इसी कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। यही तो हमने एज्यूम किया है, कंसीडर किया है। तो आप चाहे तो 2 रजिस्टर भी एज्यूम कर सकते थे, आप चाहे तो 4 रजिस्टर भी कंज्यूम कर सकते थे। तो आपके एजम्पशन के ऊपर है।
ठीक है, हमने इस डेरिवेशन में कितने का एजम्पशन लिया है? हमने 3 रजिस्टर कंसीडर किया है जिनका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, और उन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आपने इतना एज्यूम कर लिया तो एक बात और पता चल गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट में जो टोटल करंट है वो कितना है, तो वो हमने कितना माना है? I। तो बैटरी से जो करंट निकलकर वापस बैटरी में जा रहा है, तो वो जो टोटल करंट है वो कितना हमने माना? तो टोटल करंट है I। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि जो करंट बैटरी से यहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको हमने क्या माना है? I। तो ये I करंट यहां तक आएगा और जब ये पॉइंट A पे पहुंचेगा, ये I करंट जब पॉइंट A पे पहुंचेगा तो क्या तीनों ब्रांच में बराबर करंट जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तीनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है क्या? नहीं है। एक का R है, एक का R1 है, एक का R2, एक का R3 है। और ओम्स लॉ के हिसाब से पैरेलल में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता है, तो अब ओम्स लॉ लगाएंगे तो पोटेंशियल तो सेम है, तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली रिलेशन है। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम होने पे करंट बढ़ेगा। यानी कि अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो तीनों में ब्रांच में इक्वल करंट जाएगा क्या? नहीं। तो हमको करंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने ये एज्यूम किया कि इस ब्रांच में कितना करंट गया? I1। इस ब्रांच में कितना करंट गया? I2। और इस ब्रांच में कितना करंट गया? I3। और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है कि जब आप I1 और I2 और I3 करंट को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा? टोटल करंट के इक्वल आएगा। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा चुका है। ठीक है, तो हर ब्रांच में हमने करंट पता लगा लिया। तो ये जो R1 रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने I1 ले लिया। R1 में फ्लो होने वाला करंट I1, R2 में फ्लो होने वाला करंट I2 और R3 में करंट होने वाला फ्लो वो है I3। ठीक है, तो वही लिखा है करंट I1, I2 एंड I3 आर फ्लोइंग रेस्पेक्टिवली थ्रू R1, R2 एंड R3। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज V। तो पोटेंशियल तो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? सेम। और वो है किसके इक्वल? V के इक्वल है। और जो टोटल करंट है सर्किट का वो कितना है? I। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो इंडिविजुअल करंट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो टोटल करंट I के बराबर आता है। तो इस बात से क्या साबित हो रहा है? इस बात से ये साबित हो रहा है कि I डिवाइड हो जा रहा है 3 पार्ट में, I1, I2 और I3। तो अगर इन तीनों पार्ट को ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा? I के इक्वल आएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वही लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया हमने कि जो टोटल करंट है सर्किट का जिसको हमने I माना है वो इक्वल है किसके? सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है ये रेजिस्टर्स का, उसमें कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच। और तीनों ब्रांच में जो इंडिविजुअल करंट फ्लो हो रहा है I1, I2, I3, उसको ऐड करने पर हमको टोटल करंट की वैल्यू के बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब हम I को I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, तो I का फॉर्मूला क्या हो सकता है? V अपॉन R। अब यहां जो R हम लिखते हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते हैं। अब ये तीनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है? तो कंबाइंड रेजिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया कितना? RP। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1, R2 और R3 का जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने एज्यूम कर लिया RP। तो लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो 3 रजिस्टर का आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना,
जब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो निकलेगा उसको हमने मान लिया आरपी। ठीक है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर वी हैव, अब अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, करंट की वैल्यू मिलेगी V अपॉन R। तो R हम कौन सा रखेंगे, R1 R2 R3 की इन तीनों का इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रखेंगे, क्योंकि जब हम करंट पूरे सर्किट का ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी पूरे कॉम्बिनेशन का लेंगे ना। तो पूरे कॉम्बिनेशन R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना लिया है हमने, एज्यूम किया है RP के बराबर। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम ना R1 से डिवाइड करेंगे, ना R2 से डिवाइड करेंगे, ना R3 से डिवाइड करेंगे, हम RP से डिवाइड करेंगे, जो कि इन तीनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमारा करंट का यानी I की वैल्यू आ गई V अपॉन RP। ठीक है, अब अगर हम ओम्स लॉ हर ब्रांच में अप्लाई करें, इस ब्रांच में अप्लाई करें, इस ब्रांच में भी अप्लाई करें और इस ब्रांच में अप्लाई करें, तो इस ब्रांच में, पहली ब्रांच में करंट कितना है, पहली ब्रांच में करंट है आपका I1 और पोटेंशियल तो V है, तो I करंट की वैल्यू क्या होगी V अपॉन R, तो R कौन सा रखेंगे R1। इसी तरह जब I2 का करंट निकालेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा V अपॉन R2 और इसी तरह I3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R3, है कि नहीं। इससे आप एग्री करते हो, बिल्कुल एग्री करते हो, क्लियर। तो हमको ओम्स लॉ दो बार लगाना है, एक बार पूरे सर्किट के लिए तो I की वैल्यू आ गई V अपॉन RP और फिर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के लिए तो जब हमने R1 के लिए लगाया तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई V अपॉन R1, V अपॉन R होता है ना वैल्यू I की ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर I2 की वैल्यू हो गई V अपॉन R2, I3 की हो गई V अपॉन R3। ठीक है, तो हमको I1 I2 I3 मिल गया। अब ध्यान से देखो जरा, पिछले फॉर्मूले में I की वैल्यू मिल गई, I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई, तो अगर सभी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो अब पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 हमको जो जो वैल्यू मिली वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमको I की वैल्यू मिली, I1 I2 I3 की वैल्यू मिल गई, सभी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1, इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो I की जगह हो जाएगा V अपॉन RP, I1 की जगह हो जाएगा V अपॉन R1, I2 की जगह हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 की जगह हो जाएगा V अपॉन R3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I है ना। अब यहां आप क्या देख रहे हो, V तो सेम है, तो V सेम होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 अपॉन RP किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये तो आपको मिल तो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का डेरिवेशन कर तो लिया हमने। अगर आप 3 के जगह 4 रेजिस्टेंस लेते तो आगे प्लस 1/R4 हो जाता, 2 ही होते कॉम्बिनेशन में तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता, 5 होते तो मैं प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 लिखता। यानी जितने ज़्यादा पैरेलल में रेजिस्टर्स होंगे ये इक्वेशन उतना और आगे यहाँ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने डेरिवेशन कर लिया और डेरिवेशन के बाद आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, कंक्लूजन। इस फॉर्मूले को देखकर आपने क्या देखा, इस फॉर्मूले को देखने के बाद आपको यह पता चल रहा है कि अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर होगा, जो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ R1, ये रेसिप्रोकल ऑफ R2, रेसिप्रोकल ऑफ R3, इसको मैं ऐड कर दूं तो ये होगा आपका इक्वल किसके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, वही लिखा है ना, thus we may conclude that reciprocal of the
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं आरपी लिखता तो ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 1/RP लिख रहा हूं तो ये रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां 1/RP लिखा है ना, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आए तो इतना कुछ जो मैंने पढ़ाया है आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल फुल नंबर मिलने वाले हैं आपको, कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो ये मजेदार सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। मैं वादा करता हूं कि इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो में लेकर आता रहूंगा, और हमारे साथ जुड़कर मिलते रहिए, पढ़ते रहिए ओनली ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।